Assalamualaikum. My name is Dr. Namfez, and I've been practicing in medicine for the last 7 years. I'm not only serving my patients, I'm trying my best to help out my patients, and I feel very honored when a patient turn in the crowd and look for me, and they come forward and thank to me in a special way. So I'm very grateful to all of the patients. But today's video is for medical students because I also teach final year medical students, as well house officers who are doing internship in different hospitals. So during my experience, I realized that house officers and medical students they lack certain skills while taking patients' history. So today's video will help you in like help you to know that how you can take a history in a better way. So let's start. Because our patients are mostly and are from villages and they speak different languages, so we will uh, try to teach you like that. I'll try my best to teach you like how you can take history in Urdu and or what are the points that are essential point that you should not miss. So let's see. Let's start it. So जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, सबसे पहले आपने पेशेंट का नाम पूछना है, उसकी एज पूछनी है, उसका जेंडर पूछना है, एंड देन यू हैव टू टेक कंप्लीट बायोडाटा कि वो कहाँ से आया है, किस इलाके से आया है. इस सारे क्वेश्चन से पूछने का मकसद ना सिर्फ पेशेंट की आइडेंटिटी होती है, बल्कि कुछ जो डिजीज़ होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं. और तीसरे नंबर पे जब हम पेशेंट से पूछ रहे हैं कि वो किस इलाके से आया है, तो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो सर्टेन इलाकों में ज़्यादा होती हैं. सो पेशेंट का कंप्लीट बायोडाटा आपको लेना होता है और फिर उसके बाद आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जिसे चीफ कंप्लेंट कहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं. चीफ कंप्लेंट्स में आपने क्या पूछना होता है पेशेंट से, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है. तो बिकॉज आई एम डूइंग माई ट्रेनिंग इन कार्डियोलॉजी करंटली, सो मैं आपको बताऊंगी कि एक पेशेंट जो आपके पास चेस्ट पेन के साथ आया है उसकी आपने हिस्ट्री कैसे लेनी. मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आते हैं, कार्डिक इशू के साथ आते हैं, उन्हें दो चीफ कंप्लेंट या तीन चीफ कंप्लेंट्स हो सकती हैं. नंबर वन, उन्हें चेस्ट पेन होती है. नंबर टू, उनकी चीफ कंप्लेंट वॉमिटिंग होती है. एंड थर्ड जो है उन्हें ब्रेथलेसनेस हो सकती है. सो ये चीफ कंप्लेंट्स आपने लिखनी है. इसके साथ जो बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है या फिर पेशेंट को पेन है किसी और एरिया पे एसोसिएटेड, बैक रेडिएशन हो रही है पेन की टूवर्ड्स आर्म, जा या बैक में, तो इसकी एसोसिएशंस या फर्दर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आ जाता है. तो चीफ कंप्लेंट्स आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. चेस्ट पेन पेशेंट को 2 आवर्स से थी आपके, फिर आप उसे देखेंगे इसे वॉमिटिंग कितनी देर से थी. उसके बाद आप लिख देंगे कि उस पेशेंट को जो है वो ब्रेथलेसनेस एसओपी कितनी देर से हुई. फिर आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की तरफ आते हैं. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने इन चीफ कंप्लेंट्स को डिटेल में बताना होता है. डिटेल में आपने कैसे बताना है कि चेस्ट पेन जो है पेशेंट को सडन इन ऑनसेट थी या ग्रेजुअली इन ऑनसेट थी, जिसमें ओडी पैरा का हम एक मेमोनिक बनाते हैं. ऑनसेट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्रोपेगेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसमें कंसिडर करनी थी. बेड साइड बाय डॉक्टर नायतुल्ला इज़ अ वेरी गुड बुक जो आपको बेड साइड पे हिस्ट्री लेना सिखाती है. सो इस तरह से आप एक अच्छी हिस्ट्री ले सकते हैं अगर आप पॉइंट्स बना लें. सो एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, कितनी देर से चेस्ट पेन हो रहा है, क्या प्रोग्रेसिव इन नेचर था, सडन इन ऑनसेट था, चेस्ट पेन की इंटेंसिटी कैसी थी, और क्या चेस्ट पेन के साथ उसको कोई एसोसिएटेड फैक्टर्स थे, उसे स्वेटिंग थी, रेडिएशन टूवर्ड्स जा थी, रेडिएशन टूवर्ड्स आर्म थी, रेडिएशन टूवर्ड्स बैक थी. इसके साथ आप पेशेंट से पूछ लेते हैं कि क्या पेशेंट को किसी चीज़ से दर्द बेहतर हुआ था, कोई मेडिसिन लेने से, पेन किलर लेने से, या किसी चीज़ से पेशेंट का पेन ज़्यादा हुआ था. क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है जब खाना खाते हैं तो उसके बाद उन्हें चेस्ट पेन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना का नाम भी देते हैं, क्योंकि मेसेंटेरिक वेसल जो है आपकी हार्ट से आ रही होती हैं और वो नेक्रोटिक और या फिर वो हार्ट इशू, और ऐसे पेशेंट जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं, उनमें जो है वो खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है सिग्निफिकेंट है, हमें हेल्प आउट करती हैं ये जानने में कि पेशेंट को असल में इशू क्या है.
आप प्रॉपर से पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपने एक अच्छी हिस्ट्री ली हो। तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, नॉलेज को स्पीक करने के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो उससे भी आपके मार्क्स जो हैं वो, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं फाइनल के, तो वो भी कट जाते हैं। चेस्ट पेन के साथ वॉमिटिंग की हिस्ट्री लेंगे। वॉमिटिंग किस क्वांटिटी में आई है, वॉमिटिंग बिलियस थी, नॉन बिलियस थी, उसमें फूड पार्टिकल्स थे, फूड पार्टिकल्स नहीं थे, वाटरी थी, प्रोजेक्टाइल थी या नॉन प्रोजेक्टाइल थी। अच्छा, अक्सर फाइनल के मेडिकल स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम जब आप उल्टी पेशेंट को आए तो वो प्रोजेक्टाइल और नॉन प्रोजेक्टाइल जो है उसमें कैसे डिफरेंस करें। तो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है वो बहुत दूर जाके गिरती है, क्योंकि पाइलोरिक सिनोसिस में आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो जाती है, तो जब एक शूट आउट होके निकलती है वो एक टेंडेंट की तरह दूर जाके गिरती है। जबकि नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है वो पेशेंट ने उसी जगह पे जहाँ बैठे हुए कर दी होगी। इसके अलावा आप पेशेंट से क्वांटिटी पूछते हैं, हाफ इन कप थी, 1 इन कप थी, 2 इन कप थी, जिससे आपको आइडिया हो जाता है पेशेंट को वॉमिटिंग किस मिकदार में आई है। तो इस तरह से आप पूरी वॉमिटिंग की हिस्ट्री ले लेते हैं। और वॉमिटिंग में ब्लड तो नहीं है, जिसे हेमेटोमेसिस का नाम दिया जाता है। थर्ड पे अगर आप पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है तो पूछेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस जो है पेशेंट को कितनी देर से है, अचानक स्टार्ट हुई थी, सडन इन ऑनसेट थी या ग्रेजुअल इन ऑनसेट थी, प्रोग्रेसिव इन नेचर थी, लिविंग फैक्टर्स क्या थे, क्या पेशेंट को बैठने पे या लेटने पे सांस का जो चढ़ना था, ब्रेथलेसनेस थी, वो इम्प्रूव होती थी, या फिर पेशेंट के एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या थे, जो सांस का चढ़ना था, ब्रेथलेसनेस थी, वो चलने से या स्टेयर्स के यूज़ करने से या तेज़ चलने से बढ़ती थी। तो इस तरह के सारे सिम्टम जो हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आ जाते हैं, जिससे आप पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद जो है आप पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री ले लेते हैं कि पास्ट में उसको कोई इवेंट हुआ, उसको कोई भी इशू हो, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसे अस्थमा है, पेशेंट को कोई निमोनिया रहा है, या पेशेंट को COPD है जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, या पेशेंट को कोई भी इशू पास्ट हिस्ट्री में रहा है वो आप पूछ लेते हैं। ये आपकी पास्ट हिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में ये डायबिटीज़ हाइपरटेंशन आ जाती है। इसी तरह उनकी फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन से इशूज़ हैं, क्या फैमिली में खुदा न खासा कोई ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, क्या फैमिली में कोई दिल के अमराज तो नहीं रहे, फैमिली में डायबिटीज़ तो नहीं रही, कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 टाइप 2। तो आप पास्ट हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि पेशेंट की फैमिली में कौन से जो डिजीज़ हैं वो रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि पेशेंट में भी हो सकते हैं। फोर्थ पे आप जब आप उसकी फैमिली हिस्ट्री ले लिया, आप उसकी सोशल हिस्ट्री लेते हैं कि सोशल हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, वो आपको बताती है कि पेशेंट किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, या उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उस इन्वायरमेंट में कितने अफेक्ट हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स की तादाद, उसको काम क्या करता है, घर में क्या माहौल है, कितने कमरे हैं, कच्चा घर है, पक्का घर है। क्योंकि कच्चे घर जब हम ये सवाल पूछते हैं तो अक्सर पेशेंट बहुत फील करते हैं, लेकिन आप उनको काउंसिल करें। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूर टेकिंग हिस्ट्री, क्योंकि अक्सर पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो आपके साथ कंफर्टेबल ज़रूर हो। अगर पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो आप उससे एक बेहतर हिस्ट्री आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह फिर हम सिस्टमिक हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। सिस्टमिक हिस्ट्री में आप कार्डिक हिस्ट्री से शुरू होते हैं। पेशेंट को ब्रेथलेसनेस तो नहीं है, एक्सर्शनल रेस्ट पे, और या अक्सर खाना खाने के बाद पेन तो नहीं रहती, जिसे पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना कहते हैं। आप चेस्ट पेन की हिस्ट्री ले सकते हैं, पैल्पिटेशन की हिस्ट्री ले सकते हैं, डिजीनेस की हिस्ट्री ले सकते हैं, सिनकपी की हिस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्डिक इश्यूज की वजह से सिनकपी हो जाती है, जो सडन लॉस इन कॉन्शियसनेस होता है फॉर अ ब्रीफ पीरियड। उसकी तरह इसी तरह जब आप चेस्ट की आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिस्टमिक हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आप पूछते हैं कफ तो नहीं है पेशेंट को, विजिंग तो नहीं है, चेस्ट टाइटनेस तो नहीं है, पेशेंट को अगर कफ है तो प्रोडक्टिव है, ड्राई है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पूछना होते हैं। अगर पेशेंट को चेस्ट में कोई इशू है तो उसके साथ फीवर तो नहीं है। तो ये सिस्टमिक हिस्ट्री हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फिर उसके बाद जब आप GIT की लेते हैं उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन इन एब्डोमेन, अल्टर्ड बाउल मूवमेंट्स, पेशेंट को डिस्फेजिया की हिस्ट्री, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग जैसे कहते हैं, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। ब्लैक टार्डी स्टूल्स, हेमेटोमेसिस, ब्लड इन वॉमिटिंग। इस तरह से आप जब खांसी के साथ जो खून आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आप पूछते हैं हेमोप्टासिस इसे कहते हैं। खांसी के साथ खून आने को, जो उल्टी के साथ खून आता है उसे हेमेटोमेसिस कहा जाता है।
ये मेन पॉइंट्स आप पूछ सकते हैं। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डिजीनेस, हेडेक जो है, पेशेंट को फ्लू की हिस्ट्री, कोई नमनेस, वीकनेस किसी साइड की, हिस्ट्री ऑफ सीवियर जो है, पेशेंट को अगर कभी फालिज का अटैक हुआ है वो आप पूछ सकते हैं। तो आपकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये आ जाती है। आप देख सकते हैं पेशेंट को कोई आई इशू रहा और कोई न्यूरोलॉजिकल नर्व्स, आपकी क्रेनियल नर्व्स ट्वेल्व होती हैं, उससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स पेशेंट आपको बता सकता है। तो आपने मेन जो लेनी होती है सिस्टमिक हिस्ट्री में उसकी न्यूरोलॉजी में, जी उसका जो है आपने जीसीएस आपको बात करते ही आइडिया हो जाता है, लेकिन नमनेस, हेडेक, वीकनेस, डिजीनेस, ऑल दीज यू कैन आस्क इन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी मस्कुलोस्केलेटल की हिस्ट्री होती है, जिसमें आप पूछते हैं पेशेंट को किसी जॉइंट्स पेन तो नहीं है, पेशेंट को मसल्स में इशू तो नहीं है, बैक पेन तो नहीं है, आप सब जॉइंट्स का पूछ रहे हैं, किसी फुट में पेन हो, कहीं भी आपके मसल्स या बोन्स में पेन हो, तो मस्कुलोस्केलेटल की हिस्ट्री आ जाती है। फिर आप जेंटल यूरिनरी सिस्टम की हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें पेशेंट का यूटीआई हो तो रूल आउट हो जाता है। जेंटल एरिया से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो आप पूछ सकते हैं, वजाइनल ड्राइनेस, पेन, डिस्चार्ज, इसी तरह फिनाइल डिस्चार्ज, या फिर आपको यूराइनरी सिम्टम्स में अगर पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन है, पेशाब जल के आता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, ये सब पॉइंट्स आप इसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि पेशेंट की एंडोक्राइन हिस्ट्री लेनी होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में आप पूछते हैं कि पेशेंट को कोई कोल्ड, हीट, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ड्राइनेस, इस तरह के सिम्टम्स या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं आ रही। तो ये ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो आपको हिस्ट्री में लेने होते हैं। आपकी कार्डियक चेस्ट की हिस्ट्री आ गई, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जेनिटल यूरिनरी सिस्टम, आपका एब्डोमिनल सिस्टम, ठीक है, और इसके साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको हिस्ट्री लेने में हेल्प करेंगे। उम्मीद है कि आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट या फिर एज अ हाउस ऑफिसर आज के बाद जो हिस्ट्री लेंगे वो एक परफेक्ट हिस्ट्री होगी, ताकि पेशेंट जो है उनकी डायग्नोसिस बनाने में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।